पिछले 2 सालों में मनी सप्लाई 15.5 ट्रिलियन से 21.8 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। इसकी वजह से एसेट वैल्यूएशन जो पैराबोलिक जा चुके हैं और इन्फ्लेशन जो है वो छप्पर फाड़ के निकल चुकी है। हम सीपीआई रीडिंग्स को देख पा रहे हैं 8% से भी लोअर में, और गैस प्राइसेस है कुछ पार्ट्स में कंट्री के $6 पर गैलन से भी ज़्यादा चली जा चुकी है। इन सारे रेड फ्लैग्स के साथ ही बहुत लंबे समय से फेडरल रिजर्व जो था इन्फ्लेशन जो कह रहा था कि ये सिर्फ ट्रांजिटरी है और बस ये मैटर ऑफ टाइम है जब तक कि प्राइस स्टेबलाइज हो जाएगी। मगर मार्केट जो था स्पेक्टिकल था इस आइडिया पे, और इसकी वजह से फेड को सम क्रेडिट मिल गया जब तक फेड ने इससे पर्दा हटाया और सबको ये चीज़ पता चली। उसके बाद से स्टॉक मार्केट जो है वो क्रश हो चुका है और जो बहुत बड़ी मेगा टेक कंपनीज है 50, 60 या 70% तक भी नीचे गिर चुकी है अपने ऑल टाइम हाई से। मगर हाउसिंग मार्केट है वो ये शो कर रहा है कि वीकनेस दिखने लगी, होम सेल्स में ड्रॉप हो रहे हैं वो सब्सटेंशियली। इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि डॉलर जो है वो काफ़ी अच्छा नीचे जाने वाला है, मगर ये हो रहा है नॉमिनल पर्सपेक्टिव से। मगर एक रिलेटिव पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो डॉलर है बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट कर रहा है। एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ कह रहा हूँ वो डॉलर इंडेक्स या फिर टिकर सिंबल DXY की बात कर रहा हूँ। अगर आप इससे फेमिलियर नहीं हो डॉलर इंडेक्स से, तो इसका मतलब ये है कि ये मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ US डॉलर की, जो कि रिलेटिव होता है बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज से। और पिछले 12 महीनों में DXY जो है वो मल्टी ईयर हाई में जा चुका है। और अगर आप इसको टेक्निकल में जानना चाहते हो तो आप ये समझ लो कि DXY जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जा चुका है पीक से पिछले कुछ सालों में। और इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा DXY गया था हायर इस साल, तो वो दिसंबर 2002 से 20 साल पहले से भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। अगर आप इसको बिलीव नहीं करते इंडेक्स को, तो फॉरेन कन्वर्जेशन रेट्स को देख लीजिए। यूरो का एग्जांपल ले लेते हैं, मल्टी ईयर लोज में जा चुका है डॉलर के, और ये $1 पर यूरो पे आ चुका है। इसी तरह ब्रिटिश पाउंड जो है वो भी मल्टी ईयर लोज दिखा रहा है डॉलर के अगेंस्ट, और इसका जो लास्ट टाइम पाउंड था वो सीजनली वीकर था 1985 में। क्लियरली ये चीज़ तो है, US डॉलर जो है वो क्रश हो रहा है बाइंग पावर के मामले में, मगर ये एक्चुअली डोमिनेंस गेन कर रहा है पूरी दुनिया की करेंसीज में। तो आखिर दुनिया में चल क्या रहा है US डॉलर के साथ? सबसे बड़े गुनहगार से शुरुआत करते हैं। हमारे पास आती है सप्लाई और डिमांड। हालांकि इस चीज़ को हम करेंसीज को अब काफ़ी स्टेबल मीडियम सोचते हैं एक्सचेंज, क्योंकि रेगुलर टाइम्स में करेंसीज जो है वो एक्चुअली जो है रियल में सब्जेक्ट है सारी सेम सप्लाई और डिमांड के कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कि स्टॉक मार्केट को भी अफेक्ट करता है। करेंसी जो है सिंपली एक्सट्रीमली लो वॉलेटिलिटी की होती है रेगुलर टाइम्स में, मगर जब ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट्स आते हैं, सिर्फ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट होते हैं या फिर इंटरेस्ट रेट एकदम से बढ़ जाती है, तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि करेंसी जो है वो भी एबनॉर्मलिटी की हाई वॉलेटिलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ US है जो कि इंगेज कर रहा है ऐसी एक्टिविटीज़ में। जो दुनिया के ज़्यादातर सेंट्रल बैंक्स हैं वो सारे सिमिलर मॉनेटरी पॉलिसीज़ में चलते हैं। अब यूरोपियन सेंट्रल बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं या फिर ECB का। जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यूरो जो है मार्केट में डाले, मगर ये इतना हाई नहीं है US के जैसे डॉलर्स के टर्म में। मगर एक चीज़ नोट करने वाली है कि इकोनॉमिक मैट्रिक्स के हिसाब से मनी प्रिंटिंग जो है बाकी सेंट्रल बैंक्स की हाई है, अगर ज़्यादा भी नहीं है। तो एग्जांपल के लिए जैसे GDP है वो सारे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ की, तो यूरोज़ में 12.23 ट्रिलियन डॉलर्स की। हालांकि ये काफ़ी रिस्पेक्टेबल फिगर है, मगर 60% है सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के 20.94 ट्रिलियन की GDP का डॉलर्स में। और ये ऐसा एग्जैक्ट साइंस भी नहीं है किसी भी तरह से, मगर इससे हमें ये चीज़ तो पता चलती है कि ECB है वो 60% से ज़्यादा डॉलर्स प्रिंट नहीं कर सकती US के लिए, अगर वो मेंटेन करना चाहते हैं एक्सचेंज रेट को दोनों करेंसीज़ में। इसी की वजह से सेम प्रिंसिपल आता है स्मॉलर इकोनॉमीज़ में। जैसे UK का एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी GDP है 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स की, जो कि ज़्यादा है 8th ऑफ US से, मतलब 8 गुना ज़्यादा है। मगर US जो है उसने अपनी मनी सप्लाई को 6.3 ट्रिलियन तक बढ़ा लिया, जिसके मतलब ये है कि UK जो है अपना मनी सप्लाई को 800 बिलियन तक बढ़ा सकता है। मगर UK ने इस थ्रेशोल्ड को भी बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि UK ने 895 बिलियन पाउंड्स को प्रिंट कर लिया, और इसे पाउंड को डॉलर कन्वर्जन रेट में करे 2021 की, तो 1.3757 आता है। तो हमें ये चीज़ तो दिखती है कि 1.231 ट्रिलियन बन चुका है ये, जो कि 50% ज़्यादा है जितना उनको थ्योरेटिकली प्रिंट करना चाहिए था। अगर इस पैसे को देखा जाए तो बाकी लीडिंग नेशंस भी प्रिंट कर रहे हैं, जैसा कि आपने देख सकते हो। तो इसी वजह से सेम ट्रैप में आ चुके हैं ज़्यादा मनी प्रिंट करने से US से रिलेटिव बेसिस में। और इन चीज़ों के साथ ही बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो एग्रेसिवली पुल नहीं कर रही है US करेंसी की जैसे। इसी वजह से ऑब्वियस रीज़न से इसकी वजह से US डॉलर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से फॉरेन करेंसीज नीचे जा रही है। फंडामेंटल सप्लाई और डिमांड के फैक्टर्स के साथ ही एक्सटर्नल फियर्स भी है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डॉलर के रिसेंट पैराबोलिक मूव के लिए। सबसे बड़ा कंसर्न ये है इन्वेस्टर्स के लिए
कि जो हॉकिश है फेड बना है पिछले कुछ महीनों में। तो करंटली अभी बात करें तो रूमर्स आ रहे हैं कि जो फेड है वो 0.75 बेसिस पॉइंट के हिसाब से बढ़ाएगा जून और जुलाई में। हालांकि अगर ये हो या नहीं हो ये तो बात की बात है, मगर स्टॉक मार्केट है पहले से ही इसको करेक्ट करना चाह रहा है। तो सब कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि ओवर करेक्ट कर रखा है, मगर जो भी बात है मार्केट सेल ऑफ है, जस्टिफाइड है या नहीं है, मगर आखिर में तो यही होने वाला है कि जो सिग्निफिकेंट अमाउंट है कैपिटल का स्टॉक मार्केट में रह जाएगा। और मुझे अभी तक तो ऐसा लगता है कि सारे लोगों ने मेरी वो वीडियो देख ली हुई किस तरह से बाकी सारी कंपनीज जो है वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर शेड कर रही है मार्केट कैप में। और हालांकि ये सारी वैल्यूज इवेपोरेट हो जाने वाली है, प्राइमरी प्लेस जो होने वाला है रिमेनिंग कैपिटल का वो कैश होने वाला है, जिसकी वजह से डिमांड जो है यूएस डॉलर्स की बढ़ती जा रही है। एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि एक ओनली स्टॉक मार्केट है जो कि प्रेम्पटिवली इसको एक्सेप्ट किया है, और जो भी रियल एस्टेट मार्केट है इसने अभी तक रिएक्ट नहीं किया। जो रूमर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि फेड जो है अगर सही चीज़ कर देती है तो इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट 2% बढ़ जाएगी, जो 6 महीने के अंदर ही होने वाला है। थ्योरेटिकली होम प्राइसेस जो है वो 10% गिरने चाहिए हर 1% के इंटरेस्ट में जितने वो ऊपर जाते हैं। और इस चीज़ को देखा जाए कि होम प्राइसेस जितने हैं वो लेवल ऑफ हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें रफ 6 से 12 महीने देखने को मिलेंगे आगे। मगर फिर से एक चीज़ सामने आती है, जो ये सारा कैश है रियल एस्टेट मार्केट को छोड़ रहा है वो कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है वहाँ पे जो कि डिमांड को डॉलर में बढ़ा देती है शॉर्ट टर्म में। और ये ऐसा नहीं है कि लोग इन्वेस्टमेंट को पीछे ले रहे हैं, जो सबसे बड़ी कंपनीज है इस दुनिया में वो पीछे करने वाली है। जैसे कि इलॉन जो है ट्विटर को खरीदने वाले हैं, मगर ये चीज़ तो होने वाली है। और अगर आप इसके अलावा एग्जाम्पल लेते हैं अमेज़ॉन का, अमेज़ॉन ने अपना पहला क्वार्टरली लॉस 7 सालों में निकाला है, जो कि लॉसेज है रिवियन की तरफ से, क्योंकि इंक्रीजिंग सप्लाई चेन कॉस्ट भी बढ़ रही है और रेवेन्यू ग्रोथ भी कम हो रही है। क्या आपको लगता है कि अमेज़ॉन आगे जाके कोई बड़ी एक्विजिशन करने वाला है कुछ ही दिनों में? नहीं होने वाला है ऐसा। और जो सिनेरियो होने वाला है वो ये है कि वो कैश को अपने पास रखेंगे और मार्केट के डाउन टर्म का इंतज़ार करेंगे। एप्पल भी इन्वेस्टर्स को वार्न कर रहा है कि 6-8 बिलियन तक जा सकती है गिरने में कुछ महीनों में। इसकी वजह से जो रूमर्स है आईफोन 14 जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने वाला है नॉर्मल से। तो अब ऐसा नहीं है कि एप्पल भी कोई बड़े मूव्स करने वाला है। तो इसकी वजह से एप्पल और अमेज़ॉन को तो देख लिया। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे एप्पल और अमेज़ॉन की तरह मुझे पेपाल, नेटफ्लिक्स और फेसबुक की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी सारी चीज़ों जो मार्केट क्रैश की वजह से है इसकी वजह से अफेक्ट होंगे। और ये जो सारे क्रैशेज़ हैं वो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको, मगर ये की जो है कि रिटेल इन्वेस्टर और स्मॉल बिजनेसेस जो है हेज फंड्स में जाएंगे या फिर मेगा कैप कंपनीज़ में जाएंगे, जो कि इसे एक्सपेक्ट कर रही है और कॉन्सिक्वेंसली इसके लिए प्रिपेयर भी कर रही है। इन सारी अनसर्टिनिटी की वजह से यूएस डॉलर जो है सिग्निफिकेंट बाइंग प्रेशर बना रहा है। हाई इन्फ्लेशन के समय जो पहली चीज़ इन्वेस्टर करते हैं कि वो सिग्निफिकेंट पोर्शन अपनी वेल्थ का इन्फ्लेशन हेजेस में डाल देते हैं। हिस्टोरिकली जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर इन्फ्लेशन हेज था वो सोना होता था। एग्जांपल के लिए 1970s में जब यूएस एक्सपीरियंस कर रहा था डबल डिजिट इन्फ्लेशन रेट्स को, तो प्राइसेस गोल्ड के थे वो बहुत तेज़ ऊपर चले गए। 1976 से 1980 के बीच प्राइस ऑफ गोल्ड था वो $100 पर आउंस से $875 पर आउंस चला गया था। आज इन्फ्लेशन हालांकि वापस से डबल डिजिट टेरिटरी में जा चुकी है, मगर लोग जो है अभी भी गोल्ड की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि इनफैक्ट गोल्ड जो है वो सिंस 2020 की जुलाई से बढ़ा ही नहीं है। अब इस चीज़ को मेंशन नहीं करना चाहिए कि ये जो नए लेवल्स गोल्ड है, और इनफैक्ट गोल्ड ने सेम लेवल्स पहुंचे थे 2011 में, और इसको हम सिल्वर के साथ लेके चले तो जो स्टोरी है वो अलग हो जाती है। क्योंकि 1976 से 1980 के बीच सिल्वर 10 गुना बढ़ा था 3.80 पर आउंस से 48.34 पर आउंस तक, मगर आज जो है गोल्ड की तरह सिल्वर भी जुलाई 2020 से मूव नहीं किया है, जिसकी वजह से सिल्वर जो है और भी बेकार हो जाता है, क्योंकि 50% लोअर है जो कि पीक में था अपने 1980 के मुकाबले। ऑफ कोर्स बहुत सारे सिल्वर बुल्स जो है इसको सजेस्ट करेंगे कि सिल्वर जो है बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अंडर वैल्यूड करंटली है, मगर क्योंकि हो सकता है कि वो बिल्कुल सही हो और सिल्वर बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक रैली में हो, मगर अभी के हिसाब से सिल्वर ना ही गोल्ड किसी ने भी कुछ अच्छा नहीं किया है कैश, क्योंकि इन्फ्लो नहीं जा रहा है इन्फ्लेशन के हेजेस के लिए। और जब ये हिस्टोरिक इन्फ्लेशन हेजेस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको ही प्यार नहीं मिल रहा। बेस्ट एग्जाम्पल है इसका बिटकॉइन। बहुत सारे बिटकॉइन बुल्स से सजेस्ट करते हैं कि बिटकॉइन जो है नया सोना है और ये परफेक्ट है इन्फ्लेशन हेज के लिए, क्योंकि सप्लाई इसकी 21 मिलियन कॉइन्स पर कैप्ड है। इथेरियम बुल्स भी इसको आर्ग्यू करते हैं कि एथर जो है वो और ज़्यादा ग्रेटर इन्फ्लेशन हेज है बिटकॉइन के मुकाबले, क्योंकि इथर जो है एक्चुअली वापस से डिफ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसी बन रही है। मगर इन सारी चीज़ों के साथ ही ना तो बिटकॉइन ना ही इथेरियम जो है वो रैली कर रहा है सब्सटेंशियली। इसके मुकाबले जो दोनों है वो 50% नीचे जा चुके हैं। और मुझे एक चीज़ तो कहनी होगी कि इवन बिटकॉइन और इथेरियम जो है वो किसी भी तरह से ऑल टाइम हाइज नहीं बना रहे हैं, मगर
काफ़ी अच्छा एक्सट्रीमली वेल कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी से काफ़ी ज़्यादा कम नीचे गए हो, जैसे कि नेटफ्लिक्स और पेपाल हो गया। इन चीज़ों के साथ ही हमें और भी ज़्यादा मीनिंगफुल मूव देखना चाहिए इन्फ्लेशन हेजिस के लिए, क्योंकि जो लोग हैं वो कैश आउट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट से, और बॉन्ड मार्केट जो भी है वो कैश में रह रहा है, जिसकी वजह से यूएस डिमांड का डॉलर की जो है काफ़ी ज़्यादा है। दिन के आखिर में जो मेन टेक अवे इन सारी चीज़ों से, क्योंकि जो फेड की क्वांटिटेटिव ईजिंग है उस पर बात करते हैं, क्योंकि जो डॉलर है वो काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है ग्लोबल पर्सपेक्टिव से। अब इसका कोई भी चीज़ लेना देना नहीं है इन्फ्लेशन या प्राइसेस से, क्योंकि जो यूएस का है 10% इन्फ्लेशन बढ़ी है रेट में, वहीं पे दुनिया की 15% इन्फ्लेशन रेट है, और जो डॉलर है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है रिलेशन में भी, जिसकी वजह से मेन फैक्टर जो है वो आगे लेके जाता है डॉलर को, वो है एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी जो कि बाकी कंट्रीज़ लगा रही है प्रिंट करने में, और एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी मार्केट को फेड के रिगार्डिंग, और काफ़ी सारी लिटिल है जो इन्फ्लेशन है हेजिंग जो चल रही है। इसकी वजह से आगे देखा जाए तो जो मोमेंटम है कंटिन्यू रहे या ना रहे, तो वो एक चीज़ पर डिपेंड करता है कि जो फेड्स हैं वो स्टैंड करेंगे क्या अगले कुछ महीनों के लिए, जाकि इन्फ्लेशन नीचे होने का वेट करेंगे। और इसका उससे हो सकता है कि इन्फ्लेशन नीचे जाती है तो हमें रिस्क ऑफ मार्केट में दोबारा आना पड़े, और इसके रिस्क ऑफ मार्केट में हम कैश को होल्ड नहीं करते, जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स में, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड कम होगी। इसकी वजह से DXY जो है स्टैग्नेट कर सकता है या फिर ट्रेंड डाउन भी कर सकता है। दूसरे हाथ में इन्फ्लेशन अगर चलती जाती है, बहुत बुरी होती जाती है, तो फेड जो है मोर हॉकिश बन जाएगा, और जो मार्केट है वो और ज़्यादा रिस्क ऑफ हो जाएगा, कॉजिंग जो करेगा डॉलर को इतना ऊपर ले जाने की जितना उन्होंने कई दशकों से नहीं देखा है। मगर हमें सिर्फ इंतज़ार करके देखना होगा इस चीज़ को। क्या आप लोगों को लगता है DXY नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आप ये चाहते हो कि इन्फ्लेशन कूल ऑफ कर जाए जल्दी या बाद में। और इसी के साथ साथ हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को चेकआउट कीजिएगा हमारे वीडियो दूसरे लैंग्वेजेस में देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी सवालों के लॉजिकली आंसर्स के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।